सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी लखनऊ की संवाददाता अदिति अग्रवाल। 29 अप्रैल जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीन जॉर्जेस नोवरे एक फ्रांसीसी नृतक और बैले मास्टर थे, जिन्हें आधुनिक बैले के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज की सामयिक चर्चा में हमारे साथ हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह, जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य पर बात करेंगे। डॉक्टर मांडवी सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृतक जीन जॉर्जेस नोवरे की याद में मनाया जाता है, लेकिन भारत में भी प्राचीन काल से नृत्य का एक इतिहास और समृद्ध परंपरा रही है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पहली बार 1982 में मनाया गया। नर्तक जीन जॉर्ज नोवरे की जन्म तिथि के दिन मनाया जाता है और यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर कमेटी ने ये विचार किया कि इनके जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाएं। पर हम भारत में नृत्य की बात करें तो इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मूर्तियां मिली थी उसमें कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अभी भी है। तो उससे पता चलता है कि नृत्य का इतिहास और मूर्तियों में हम नृत्य की परिकल्पना भारत के लोग काफी दिनों से, हजारों वर्ष पहले से कर रहे थे। और लिखित प्रमाण की बात करूं तो आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र, जो कि नाट्यशास्त्र लिखा तो गया नाट्य के लिए, थिएटर के लिए, पर उसके अंतर्गत नृत्य की परिकल्पना जो है उसके चौथे अध्याय में बहुत ही विस्तार से दिया गया है। नृत्य के व्याकरण की बात, व्याकरण सिद्धांत की बात, तकनीक की बात। तो भारत में नृत्य सिर्फ मनोरंजन से नहीं जुड़ा रहा, ये समृद्ध और सुदृढ़ रहा, इसकी निरंतरता बनी रही। इसका सिद्धांत है वो भी प्रमाणिक रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। नाट्यशास्त्र की बात करूं, नाट्यशास्त्र में हमारे अंगों का संचालन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से नृत्य की प्रस्तुति हो, इतना सूक्ष्म विवरण के साथ है। तो नृत्य की शास्त्रीयता भारत में जो है वो अन्य कहीं नहीं। इसीलिए भारत का जो संगीत और नृत्य है वो विशेष है पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका इतिहास के साथ साथ उसका तकनीक, उसका व्याकरण, उसका सिद्धांत और उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो खास कारण से हुई है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आनंद से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें भारत के नृत्य को विशेष बनाती हैं और पूरे विश्व पटल पर भारतीय नृत्य के महत्व को प्रतिपादित करती हैं। जी महोदया, जो छात्र नृत्य को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज के समय में क्या अवसर मौजूद हैं? जैसा मैंने बताया कि इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसकी व्याकरण, इसका सिद्धांत, इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है, जो कि हजारों वर्ष पहले हम देख सकते हैं। आज हम देखें तो हमारे भारत में नृत्य को उच्च शिक्षा के साथ, स्कूली शिक्षा के साथ या समाज का आज वह दिन नहीं है कि समाज का एक विशेष वर्ग ही संगीत या नृत्य से जुड़ा है। आज समाज का हर वर्ग नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो उसके पीछे भी ये कारण है कि इससे संभावनाएं बहुत अधिक है और शिक्षा के साथ जुड़ने के बाद इसकी स्थितियां बेहतर हुई हैं और इसकी संभावनाएं भी हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो किसी खास सर्विस में जाके काम करे, बट यदि वो म्यूजिक के साथ जुड़ा है तो कई तरह से उसको व्यवसाय के साथ जोड़ सकता है। वो स्वयं की संस्था खोल सकते हैं, ऐसा ग्रुप तैयार कर सकते हैं जहाँ वो परफॉर्म करे या तो फिर शिक्षा दे, लोगों तक पहुंचाए संगीत नृत्य को। तो इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। और इससे लाभ की बात करें तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है। हर चीज को सिर्फ व्यवसाय के साथ ना जोड़े और इसको हमको अपने जीवन के साथ देखने की जरूरत है। इसको हमको हर एक विषय के साथ देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि संगीत की शिक्षा हो रही है तो आगे संगीत में क्या करेगा। एक इंजीनियर भी संगीत सीख सकता है और उसकी इंजीनियरिंग के साथ वो संगीत को लेके कितने सारे वो शोध कर सकता है। जरूरत आज उसकी है और उस तरीके से काम भी हो रहे हैं। हेल्थ को लेकर, म्यूजिक को लेकर कितने प्रयोग हो रहे हैं और इसके परिणाम भी बड़े अच्छे आए हैं। आप देखिए कि हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ म्यूजिक चलते रहता है। पहले भी हम नृत्य की बात करें, चाहे पुराण की बात करें, वेदों की बात करें, वहाँ नृत्य को लेकर किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान में नृत्य का कैसे प्रयोग किया जाता है, या दरबारों की बात करें
करें, राजाओं की बात करें, राजकुमारों की बात करें, तो वहाँ भी नृत्य की शिक्षा देने की बात आती है। तो हमारा इतिहास ऐसा रहा है। और अब की नृत्य शैलियाँ भी इतनी सारी भारत की हो गई हैं, पहले तो 4 थी, अब धीरे धीरे जो हर एक क्षेत्र में जो वहाँ की लोक परंपरा के साथ विकसित होते होते एक एक नृत्य शैलियाँ भी स्थापित हो गई हैं। ये भी हमारे भारत के नृत्य की विशेषता है। जी, यहाँ किन किन प्रकार की नृत्य विधाएं सिखाई जाती हैं और जो छात्र इसे सीखना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में अभी भरतनाट्यम और कथक नृत्य शैली की शिक्षा दी जाती है। वैसे मणिपुरी नृत्य शैली की शिक्षा की व्यवस्था थी, पर अभी पिछले कुछ दिनों से मणिपुरी नृत्य शैली के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं रहे, पर इस सत्र से हम वापस इसको शुरू करेंगे। और इसके साथ ही अभी समर कैंप जो हमारा लगेगा उसमें ओडिसी डांस फॉर्म की शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। अभी फिलहाल तो हम कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी और ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षा की व्यवस्था हम भातखंडे में कर रहे थे। जो लोग यहाँ भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में नृत्य का समर कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी इस साल का जो समर कैंप लगेगा वो 15 मई से 22 जून तक है और हमारे यूनिवर्सिटी भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उनको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से संपर्क कर सकते हैं लोग और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अधिक से अधिक लोग आए और चारों नृत्य शैली मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में और लोक नृत्य की भी प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो अधिक से अधिक लोग आए और भारतीय नृत्य को सीखें, उसकी जानकारी लें और इसको सफल बनाएं। जी, आपके अनुसार नृत्य को एक कला के रूप में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, खासकर कि उत्तर प्रदेश में? नृत्य तो एक कला है ही और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों प्रकार से भारत का नृत्य बहुत समृद्ध है। और अब तो कंटेम्प्रेरी कहना चाहिए, कोरियोग्राफी के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। विदेशी नृत्यों के साथ, पाश्चात्य नृत्यों के साथ भारतीय नृत्य शैलियों का फ्यूजन प्रयोग भी बहुत हो रहे हैं। कला तो बड़ी पवित्र कला है नृत्य की। और द्वारका महात्म्य में एक श्लोक है, जो नृत्यति पृष्ठात्मा भावै रसयंत भक्तितः सा निदर्शति पापानि जन्मांतर शतैरपि। इसका मतलब है कि यदि कोई अच्छे भक्ति पूर्ण नृत्य करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये कहा गया है क्योंकि नृत्य जो है शरीर का, आत्मा का और मस्तिष्क का एक बड़ा अच्छा संतुलन है, जो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मन को, और ये इतनी पूर्ण कला है, इसमें संगीत भी है और संगीत के बिना नृत्य की कल्पना वैसे नहीं है। तो उसका संयोजन और संयोग भी इसको खास बनाता है। और ये सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने आप के लिए कहना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए। और डांस के साथ लोग सिर्फ ये नहीं कि हमको प्रदर्शन करना है, हमको स्टेज में जाके करना है, हमको इसकी डिग्री लेना है, बल्कि ये तो सीधे सीधे परमानंद जो आत्मानंद होता है उसकी प्राप्ति का इतना अच्छा साधन है। और इसको देखने की जरूरत है इसके तकनीक के साथ, इसके व्याकरण के साथ, इसके सिद्धांत के साथ। और जितना गहरा ये है उसको यदि समझ ले, भारतीय नृत्य की मैं बात करूं, उसकी गहराई को, उसकी सूक्ष्मता को, तो मुझे लगता है कि ये अभी भी भारत को विशेष बनाता है। आगे इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि ये हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत के नृत्य को और भी बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए भारत की संस्कृति का ये महत्वपूर्ण पक्ष है। जी, इस विषय पर आकाशवाणी लखनऊ से बात करने के लिए डॉक्टर मानवी, आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और आज के दिन मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि भारत के नृत्य की महत्व को हम अधिक से अधिक समझें और अधिक से अधिक लोग भारतीय नृत्य के साथ जुड़ें और इससे निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व ही नहीं, उनका संपूर्ण विकास संभव है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नृत्य केवल शारीरिक कला नहीं बल्कि ये भावना, प्रेम, खुशी और भक्ति की अभिव्यक्ति भी है। इसीलिए अपने जीवन में नृत्य को अपनाएं और अपने अंदर के भाव को व्यक्त करें। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति डॉक्टर मानवी सिंह से बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी लखनऊ की संवाददाता अदिति अग्रवाल।